सुस्वागतम। मशवरा के इस 51वें एपिसोड में दिस इज आलोक। आई एम 24/7 सर्विंग फॉर मनोविकास फैमिली with my sweet daughter and my dedicated wife, one national awardee as a rehabilitation professional in the persons with for the persons with intellectual and developmental disabilities, and the founder of Manovikas family. I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to Mashwara. This is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during this COVID-19 outbreak. मशवरा के आज 51वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है। आई वेलकम ऑल आवर गेस्ट एंड ऑडियंस। लेट्स टुडे टॉक अबाउट द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप। तो आज हम बढ़ते और एक विकासशील स्वस्थ संबंधों के बारे में बातचीत करें। In my view, this is something which I have thought about. The healthy relationships are experienced, observed, and learned through the example around us. We especially struggle in relationship when we have not been surrounded by the good examples. When it comes to healing and recovery from the betrayals, there is a difference between succeeding an individual recovery and succeeding in our relationship. So one does not necessarily lead to another. So while we might be healing individually, maybe our relationship is stuck. Why we are talking in this Mashwara series how to grow and develop healthy relationship. हमारे आसपास के जो वातावरण है, जो हमारे आसपास के जो उदाहरण है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको इस तरह से कहें कि जो बाहर के वातावरण है, हमारे आसपास के वातावरण के माध्यम से हम एक स्वस्थ रिश्ते का और रिश्तों का अनुभव और अवलोकन करते हैं। इससे ही हम संबंध बनाना सीखते हैं। जब हम अच्छे अनुभव या उदाहरण से घिरे नहीं होते हैं, जब हमारा अनुभव रिश्तों में सही नहीं होता है, तो हमें रिश्ते को संजोए रखने में, उसको संभाले रखने में लगता है कि बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जब कभी भी हम किसी भी रिश्ते में हमारे साथ कोई विश्वासघात हुआ हो या फिर कोई गलत चीज हुआ हो, तो हम उसका निदान या उसकी पुनरावृत्ति या फिर से हम संबंध सुधारने की बात करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। जब तक हम एक व्यक्तिगत रूप से सोचते रहेंगे और हमारे रिश्ते में सुधार होने के बदलाव का जो अंतर है वो बढ़ता रहेगा। सो हमें व्यक्तिगत रूप से सोचने को बदलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा लोग आपके रिश्ते को सही कर देंगे। इसीलिए हमें जब भी एक दूसरे के बारे में हम सोचते हैं, तो उस संबंध के सुधार के लिए जो निदान है या जो उपाय है, शायद जो अटका हुआ एक रिश्ता है, अगर आप प्रयास करेंगे तो वह जागृत हो सकता है। आज हम मशवरा के इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं कि कैसे स्वस्थ संबंधों को जागृत और विकसित किया जाए। सो एवरीवन डिजायर सपोर्टिव एंड लविंग रिलेशनशिप एंड इंक्लूडिंग द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हाउएवर, developing friendship and romantic relationship is a challenging for them. Their negative body image and lack of confidence holds them back in approach their to initiate the friendship and love. So non-disabled persons are not well aware about disability issues, and they just offer sympathy, and there is an attitude of pity towards the disabled. Awareness and sensitization of the society is very much important, and it must include the persons with disabilities and their needs and desires in a fullest way. And अगर हम कोई प्रेम पूर्ण या संबंधों की इच्छा रखना चाहते हैं, तो उसमें दिव्यांगजन क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? उनको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। और कभी कभी हम देखते हैं कि दोस्ती और जो प्रेम प्रसंग वाला रिश्ता है, जो हमारे दिव्यांगजन है, दिव्यांग भाई बहन है, वो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देखा गया कि शरीर की जो दिव्यांग छवि है या जो आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें दोस्ती और प्यार को शुरुआत करने में बाधा बना देती है। सो जो भी गैर दिव्यांगजन है या को ये बात समझनी चाहिए
कि जो दिव्यांगता के मुद्दे हैं उनको हमें अच्छे तरह से पता करना चाहिए। सिर्फ उन्हें हम सहानुभूति प्राप्त ना दें, हम दिव्यांगजनों के प्रति दया का रवैया ना अपनाएं, हम उनको समाज में शामिल होने की बात करें, उनके प्रति जागरूकता लाएं और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। तभी हम इन रिश्तों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगर हमारे पास संवेदनशीलता नहीं है, अगर हमारे पास जागरूकता की कमी है, तो फिर जो हम एक अच्छे रिलेशनशिप के बारे में डेवलपिंग और ग्रोइंग करने की बात करते हैं, तो वो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता। मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। And I would like to tell you here, we have celebrated Mashwara Golden Jubilee episode on October 14th, and we witnessed and the presence of our great celebrities and personalities. Once again, we congratulate our awardees and Mashwara winners, affiliate awardees, recognition awardees, volunteer awardees, and quiz awardees. And time to time, in the coming days, we will be continue to encourage our audience through quiz competition, awards and prizes. So I'll request here कि आप हमारे मशवरा से बने रहें, जुड़े रहें, पार्टिसिपेट करते रहें और सर्टिफिकेट भी जमा करते रहें। आप जब कोई फेसबुक शेयर करते हैं या कोई भी चीज, कोई भी काम वॉलंटियरशिप करते हैं, तो आप उसका प्रमाण जरूर रखें, सो दैट कि जब हम समय समय पे इस प्रोग्राम को खोलेंगे, जब अवार्ड के प्रोग्राम को खोलेंगे, तो आपको आसानी होगी अवार्ड में जीतने में। सो हम सभी ने मिलकर 14 अक्टूबर को मशवरा का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है और हमारे महान उपस्थिति, जो महान हस्ती थे, उनकी भी उपस्थितियों को हमने सराहा है। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम एक बार पुनः आप जितने भी पुरस्कार विजेता हैं, जितने भी अवार्ड विजेता हैं और जो भी वॉलंटियर्स हैं, हम आप सभी को बधाई देना चाहते हैं। और आने वाले दिन में समय समय पर हम अपने दर्शकों के लिए क्विज और प्रतियोगिता और पुरस्कार के माध्यम से हम आपको यूं ही प्रोत्साहित करते रहेंगे। This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals during this coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक लाइव के माध्यम से लाइव है और जूम के माध्यम से भी लाइव है, जिसमें कि हम बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके देखभालकर्ताओं के लिए, उनके पेशेवरों के लिए हम ये इस श्रृंखला में आपसे जुड़े हुए हैं। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है। आई वंस अगेन वेलकम एंड अप्रिशिएट आवर स्पेशल गेस्ट टुडे एंड आई से कि हम लोगों का अहो भाग्य, वी वेलकम आवर स्पीकर मैडम आभा खेत्रपाल जी। We welcome you, ma'am. She is the president of Cross the Hurdles and member of Sexual Harassment Committee, Department of Disability Affairs, Government of India. I know कि मैम का बहुत सारी उपलब्धि है, हम लोग उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। And this session shall be presided by our Nimesh ji Desai sir as soon as he will join. And we have the sign language interpretation by Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और पुनः स्वागत करते हैं हमारे जो आज विशेष एक्सपर्ट है मैडम आभा खेत्रपाल जी का। और मशवरा में राखी रमोला के द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। देन आई विल गो टू द आभा खेत्रपाल जी। शी इज द प्रेसिडेंट, वी नो, एंड शी वर्क्स फॉर द an NGO. This is called the Cross the Hurdles, and she is the president. I know she is a best counselor, one of the best counselor for persons with disability, and she is the very much good human right activist, and she is a good writer. I follow your blog, ma'am, and many of us, we follow your blog as a counselor, as a teacher, as a social worker, as a motivational speaker, as an activist. She is very much creative and innovative. Abaji is a national award winner and one of the 100 Women's Achiever Awards she has got, and she has been providing free online counseling for persons with disability since 2011. She has the very lot of and broad experience for dealing all these relationship issues, the growing and developing the emotions and all. So we welcome you once again, ma'am, and it is now your choice, your turn to speak and to talk with our audience. Thank you, ma'am. Thank you so much, Alok ji, and thank you, Manovikas, and congratulations for your Golden Jubilee celebrations.
तो आज हम बात करते हैं रिश्तों की। रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और अगर घर में डिसेबिलिटी आ जाए तो रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है एक तरह का, क्योंकि सोचा नहीं होता कि अचानक से डिसेबिलिटी आ गई है, या घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो एक तरह से हिल जाते हैं सब लोग कि क्या हो गया, उन्हें समझ नहीं आता। तो बहुत तरह के कि बच्चे को 24/7 देखभाल चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। माँ बाप अगर दोनों वर्किंग हैं तो किसी एक को काम छोड़ना पड़ सकता है बच्चे की देखभाल के लिए। तो इस तरह का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, बहुत बर्डन्स, प्लस इमोशनल इश्यूज, इमोशनल स्ट्रेन बहुत आ जाती है रिश्तों पर। और जब इमोशनल स्ट्रेन आ जाती है, माँ बाप जो हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं छोटी थी, मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ था, तो मेरे माता पिता के लिए जैसे कि पूरी दुनिया एकदम हिल गई थी उनके लिए। लेकिन उन्होंने कोप अप किया मेरी तबीयत के साथ, मेरे इलाज के साथ, क्योंकि उनमें आपस में तालमेल था, उनकी सोच मिलती थी, और उन्होंने एक टीम के जैसे काम किया। तो इसी तरह से घर में अगर डिसेबिलिटी आ जाती है, किसी के घर भी आ सकती है, कोई मतलब डिसेबिलिटी कभी भी कहीं भी आ सकती है, या बाद में भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एम्पुटेशन हो जाती है किसी भी वजह से, तो जब हमारी दुनिया ही हिल जाती है, हमें नए तरीकों से जीना सीखना पड़ता है। तो रिश्तों में भी एक नयापन लाना बहुत जरूरी होता है, और हमें संभाल के रखने पड़ते हैं वो रिश्ते। नहीं तो कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि कोप अप नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो कोप अप नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, और वो उनमें रिश्ते टूट जाते हैं। और वहां पर एक्चुअल बर्डन पड़ता है सबसे ज्यादा माओ पर, क्योंकि माएँ बच्चों को नहीं छोड़ पाती हैं, पिता फिर भी कई बार इस तरह से छोड़ देते हैं। तो दोबारा से फिर से एक नया लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें एक नए तरह से मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट इश्यूज की जरूरत पड़ती है। लेकिन डिसेबिलिटी आना सिर्फ एक नेगेटिव चीज नहीं होती है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज भी होती है। उससे हमारी हमारी टेस्टिंग होती है कि हम कितने मजबूत हैं, हम एक परिवार में कितना, हमारे परिवार में जुड़ाव है, कितना एक टीम वर्क है, हम मिलजुल के कितना काम कर पाते हैं। तो एक तरह से वहां पर एक डिसेबिलिटी एक पॉजिटिव पॉजिटिव एक ट्रेंड लाती है, हमारी स्ट्रेंथ्स की जांच होती है उससे कि हम कितने स्ट्रांग है, हाउ मच वी कैन जस्ट टॉलरेट, और हम किस तरह से कोप अप कर पाते हैं। तो रिश्ते बहुत तरह के होते हैं। अब अगर घर में अगर बच्चे को डिसेबिलिटी आती है, तो उसके जो भाई बहन हैं, कई बार वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, उनको नहीं माँ बाप पूरी तरह से अटेंशन दे पाते हैं, और वो उन बच्चों में एक तरह से अपने डिसेबल्ड भाई या बहन के लिए एक मन में एक कड़वाहट भी आ सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से उन बच्चों को भी समझाया जाए, या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो भाई बहन एक बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए, वो दोस्त का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे परिवार के रिश्तों को हम संभाल के रख सकते हैं, हम हमारी कोपिंग अप स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। फिर आती है हमारी दोस्ती। दोस्ती भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, और एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए तो दोस्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे हर समय घर पर रहना होता है, उसे दोस्त नहीं मिल पाते हैं। तो माँ बाप चाहें तो फ्रेंड्स के साथ छोटी छोटी गेट टुगेदर्स अरेंज कर दें, तो हमें फ्रेंडशिप, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है वहां पे। हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने दोस्तों से, और यही नहीं, हमारे दोस्त भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, हम दर्द सहते हैं, तो वो दूसरे बच्चे हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक पेयर रिलेशनशिप्स जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बच्चा कम्युनिकेशन सीखता है, अपनी पढ़ाई में हेल्प ले सकता है अपने दोस्तों से, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आ सकती है अपने दोस्तों से देखकर। तो इस तरह से एक दोस्ती एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। और दोस्ती में हम ये सीखते हैं कि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि एक दोस्ती जो एक रिश्ता होता है, वो गिव एंड टेक का होता है, वो म्यूचुअल होता है।
अगर मैं अपने दोस्त से कुछ कह रही हूँ, टाइम चाहती हूँ उसका, तो वो भी दूसरी तरफ से मुझसे उसी तरह से डिमांड्स कर सकता है। तो एक म्यूचुअलिटी होती है जो कि हम म्यूचुअल रिलेशनशिप दोस्ती से सीखते हैं। माँ बाप के रिश्ते से नहीं सीखते हैं, परिवार के रिश्तों से हम ये चीज नहीं सीखते हैं। और एक इंटीमेसी हम बहुत, अगर हम टीनेजर हैं, 14-15 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो हम जो एक इंटीमेसी होती है विद द अदर सेक्स, तो एक इंटीमेसी हम वहीं से, एक कंपेनियनशिप, एक साथ, वो हमें सीखने को मिलता है हमारी दोस्ती से। तो दूसरी तरह के रिश्ते हम दोस्ती के निभाने हमें आने चाहिए कि हम, और दोस्ती बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक प्राइवेट चीज होती है दोस्ती। हम अपने मन की कोई भी बात अपने दोस्तों से कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस तरह से जो दोस्ती का रिश्ता है एक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। देन जब थोड़े और बड़े होते हैं, डेटिंग इश्यूज आते हैं। हम हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने साथ की उम्र के लोगों को देखते हैं कि वो किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, वो डेटिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे क्योंकि हम हमें अपने बॉडी इमेज से कॉम्प्लेक्सेस हैं। हम व्हील चेयर यूज कर रहे हैं, हम वॉकर यूज कर रहे हैं, या हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह का जो कॉम्प्लेक्स होता है घर पर रह रह के, वो अपने अंदर एक बहुत ज्यादा एक इंटरनलाइज हो जाता है, एक बैठ जाता है वो कॉम्प्लेक्स। तो डेटिंग के दौरान हमें बहुत हिचकिचाहट होती है, हम बाहर जाने से बहुत डरते हैं क्योंकि वहां पर पेरेंट्स नहीं होंगे साथ में, किसी के साथ अगर अकेले जाना हो, या हमारा हमारा कोई भाई बहन साथ में नहीं होंगे। तो हम जब डेटिंग बहुत ही एक तरह से रिस्की सी चीज हो जाती है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और इस वजह से कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा जो पार्टनर है, जो डेटिंग पार्टनर है, कहीं हमें रिजेक्ट ना कर दे। हमें एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, हमें डर होता है उस रिजेक्शन का, कि वो क्या सोचेगा, वो मुझे उठते बैठते देखेगा कि इसकी बॉडी में ये डिफॉर्मिटी है, या ये चल नहीं पा रहा इंसान, या अच्छे से बैठ नहीं पा रहा, किसी को यूरिन बैग लगा है। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमें बहुत रोकते हैं, और कई बार हम अपनी डिसेबिलिटी इस वजह से पूरी डिस्क्लोज भी नहीं करते, हम बताते भी नहीं है हमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे इश्यूज क्या हैं। तो वहां पर डेटिंग एक बहुत मुश्किल सी चीज का हो जाती है। लेकिन अगेन वहां पर अगर हम ऑनेस्टली, हम अपनी ईमानदारी से अगर अपनी प्रॉब्लम, तो हमें रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मन में पहले ही सोच लेना चाहिए कि हाँ, मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं फिर से ट्राई करूंगा या करूंगी, तो कोई उसमें कोई इशू ही नहीं है। रिजेक्शन दुनिया में किसको नहीं मिलता, हर इंसान को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो एक डिसेबल्ड इंसान क्यों डरे रिजेक्शन से? तो अपनी कमियों को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा वहां पर, कि मुझ में ये लिमिटेशन है, ठीक है तो है, लेकिन मुझ में बहुत सारी एबिलिटीज भी हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मैं अच्छी बातें कर सकता हूँ, मैं किसी को अच्छे डिसीजन डिसाइड करने में हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपनी एबिलिटीज पे अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो वहाँ डेटिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। हम अगले के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर, हम अच्छे से हंस खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एक शेयर्ड इंटरेस्ट जो है, अगर मूवी देखना पसंद है तो मिलकर मूवी देखेंगे, डेटिंग के लिए बाहर नहीं भी जा सकते तो पेरेंट्स की मंजूरी से हम घर पर बैठ के मूवीज देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने रिश्तों को एक एक हेल्दी रूप दे सकते हैं, जहां कर रिश्ते छुपा कर ना करने पड़े। जहां रिश्तों को छुपा कर किया जाता है वो रिश्ते आगे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है कई बार। तो इस जो जहां तक हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात है, हेल्दी रिलेशनशिप तभी ग्रो हो सकते हैं जब हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी मन की बात सामने वाले को बता पाते हैं और सामने वाले की बात खुद समझ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। और फिर जब मैरिज की बारी आती है, हम सब जानते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की शादी एक बहुत ही मुश्किल बात होती है, क्योंकि लोगों के परसेप्शंस ऐसे बने हुए हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट्स ऐसे बने हुए हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। हमारे मन में, हमारे समाज में जो जेंडर रोल्स हैं कि एक औरत है तो वो खाना भी वही बनाएगी, कपड़े वही धोएगी, घर का काम वही करेगी, या जो मर्द है वो कमा कर लाएगा। तो डिसेबिलिटी कई बार जेंडर रोल्स को रिवर्स करने पे मजबूर कर देती है। रोल रिवर्सल हो सकता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर आदमी किचन में खाना बना ले, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या औरत कमा ले तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से रोल रिवर्सल की जो प्रॉब्लम है हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, जिसको लेके हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत जरूरी है कि अगर एक इंसान एक काम नहीं कर पा रहा तो दूसरा भी कर सकता है। हम कहीं से कहीं किसी भी ग्रंथ में या किसी भी रिलीजियस बुक में या किसी रूल बुक में या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि खाना औरत ही बनाएगी। तो रोल रिवर्सल के लिए रेडी रहना चाहिए, तब जाके मैरिज के जो इश्यूज हैं वहां पर सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, चाइल्ड बेयरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है एक वुमन विद डिसेबिलिटी को, तो ठीक है, अगर नहीं भी आ, बच्चा हो पा रहा किसी भी वजह से, तो उसके लिए भी एक तो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई हैं, इजीली मिलती हैं। दूसरी बात है, हम किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत है, तो हम उनके माँ बाप बन सकते हैं। इस अगर मैरिज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं हो पाए, एक लेडी को डिसेबिलिटी है, उसके हस्बैंड नॉन डिसेबल्ड है, वहां पर अगर वो एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो रिश्ते टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। वहां डाइवोर्सेस बहुत कॉमन हो जाते हैं। सिर्फ डाइवोर्सेस ही नहीं, वहां वायलेंस आ सकती है, जो कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहते हैं, या जो सेक्सुअल वायलेंस कहते हैं, या जो जेंडर वायलेंस कहते हैं। उस औरत को बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। वायलेंस से मेरा मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता, मारपीट नहीं है। वायलेंस तब भी हो सकती है जब हम किसी की दवा बंद कर दें, किसी की व्हीलचेयर उससे दूर रखते, वो भी एक वायलेंस है। किसी को समय पर खाना नहीं दे, वो भी एक तरह से वायलेंस है। दुनिया के सामने जाकर हम उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाएं, वो एक इमोशनल वायलेंस है। तो इस तरह से वायलेंस आने का बहुत रिस्क रहता है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो वहां जो रिलेशनशिप है वो अनहेल्दी हो जाता है। सिर्फ अनहेल्दी ही नहीं, अब्यूजिव रिलेशनशिप हो जाता है, क्योंकि अनहेल्दी रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर सकता है, लेकिन अब्यूजिव रिलेशनशिप में इग्नोर तो करेगा ही करेगा, वो उल्टा करेगा। वो आपको खाना नहीं देगा, वो आपको मार सकता है, आपकी पिटाई हो सकती है। तो इस तरह से अब्यूजिव रिलेशनशिप के जो साइंस हैं कि मेरे साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तभी हम उस दलदल से, उस ट्रैप से निकल पाते हैं, हम हेल्प के लिए बुला पाते हैं। सो हेल्दी रिलेशनशिप्स जब ग्रो करने हैं हमें, तो एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत जरूरी है। पार्टनर्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजों के लिए मैं सेक्रीफाइस करूं, किस चीजों के लिए आप सेक्रीफाइस करें। तो कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के लिए हम सेक्रीफाइस अगर करते हैं कई बार, तो हमें अच्छा ही लगता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज, और डेटिंग रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस सब के बाद इंडिविजुअलिटी, आपका अपना व्यक्तित्व कैसा है, उसको कितना मेंटेन करते हो, या अपने पार्टनर की वजह से पूरा बदल जाते हो। अगर पूरा बदलने पे आप मजबूर हो रहे हो तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहता। वहां पर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सेल्फ, आप कौन है, आपका अस्तित्व क्या है, तो वहां पर अगर आप मेंटेन कर पाते हैं और आपका पार्टनर भी अगर यही कर पाता है, तो दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप वहां हेल्दी हो रहा है। हाँ, और एंगर कंट्रोल, गुस्से पर काबू करना तो बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते के लिए जहर का काम करता है गुस्सा। तो गुस्से का पे काबू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्सा अगेन फिजिकल वायलेंस, इट कैन लीड टू फिजिकल वायलेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई बार डिसेबिलिटी की वजह से हम अपने ही लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं,
हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो एक वहां पर एक हेल्दी चीज सामने आ जाती है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स अगर हमें बढ़ाने हैं या बनाने हैं किसी के साथ भी, अपने पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने केयर गिवर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ, तो इस तरह की ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये रिश्ते में आनी बहुत जरूरी हो जाती है। और सबसे बड़ा रिश्ता हमारा अपने खुद के साथ, रिलेशनशिप विद सेल्फ। जब हमारा हमारा खुद के साथ ही रिश्ता बिगड़ जाता है, तब हम किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा पाते। मैं कौन हूँ, मुझे, मैं पसंद हूँ या नहीं पसंद हूँ, मैं खुद से प्यार कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो ये रिश्ता जो सेल्फ के साथ होता है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वी हैव। क्योंकि और कोई साथ रहे ना रहे, हम अपने खुद के साथ रहते हैं। खुद के साथ रहना, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, खुद को प्यार करना, ये सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे बड़ा हेल्दी रिश्ता होता है। शरीर चाहे कैसा भी हो, हमें स्ट्रेच मार्क्स हैं, हमें, हमारे पास स्टिच मार्क्स हैं, हमारे शरीर में डिफॉर्मिटीज हैं, घाव के निशान हैं, उनको हमें खुद को सहलाना है, खुद को प्यार करना है। कोई और रहेगा नहीं हमारे साथ कभी भी, ना हमारे माँ बाप रहते हैं, ना दोस्त यार रहते हैं हमेशा। तो जो सेल्फ के साथ एक रिश्ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी खुद की इज्जत करना सीखेंगे नहीं जब तक, तो हम कभी भी किसी और के साथ रिश्ता निभाने में नाकामयाब रह पाते हैं। और सेल्फ के साथ रिश्ता निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एबिलिटीज को पहचानना, और इवन अपनी वीकनेसेस को भी पहचानना, अपनी वीकनेसेस पे काम करना, उनको धीरे धीरे कोशिश करके कम करना, और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना। इस तरह से हमारा खुद के साथ एक बहुत ही मजबूत रिश्ता जुड़ जाता है। हमें खुद को देखकर मुस्कुराना आना चाहिए, अपने अपने आप से प्यार करना चाहिए। रोज सुबह उठिए, एक अच्छी स्माइल के साथ उठिए, और खुद को खुद को एक शाबाशी दीजिए कि आज सुबह आप फिर से उठ गए, आप जिंदा हैं। एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि आज भी हम जिंदा हैं, आज आज के दिन हम ये करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो इस तरह से अगर हम अपने आप से सेटिस्फाइड रहेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो पूरी यूनिवर्स, सब लोग सब लोग भी हमारे तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, और और हम एक बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं वहां पर। लेकिन हमें साथ साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ अनहेल्दी रिश्ते, अब इवन ऑनलाइन रिलेशनशिप्स देख लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स बहुत रिस्की हो सकते हैं। हम किसी को, कोई भी हमें आकर वहां पर कुछ भी कह सकता है, वहां संयम की जरूरत रहती है। और खास करके लड़कियों के लिए, गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक बहुत रिस्की चीज हो पाती है वहां पर, कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनकी फोटोग्राफ्स लेकर, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ऑनलाइन रिलेशनशिप को हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसके लिए बहुत सारे कानून भी हैं। आपके पास साइबर सेल है, आप साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं, फोन नंबर्स हैं। तो इस तरह से आपको एक ऑनलाइन जो स्पेस है, वो आपका सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एहसास भी नहीं होता कि हमें लगता है हम तो अपने घर में बैठे हैं, अपनी चार दीवारी में बैठे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ऑनलाइन अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, सॉरी, ऑनलाइन अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर हमारे लिए एक बहुत ही रिस्क, हमें एक मेंटल ट्रॉमा हो सकता है उस वजह से। कोई हमें लगातार हमारी स्टॉकिंग करता रहे, कोई हमारी ट्रोलिंग करता रहे, तो हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से हमें खुद को बचाना है, खुद को बचाना है, और हेल्दी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने हैं। हाँ, ईश्वर ने एक ही जीवन दिया है, और इसमें रिश्ते निभाएंगे, खुद से सबसे पहले निभाएंगे, अपने परिवार के साथ, क्योंकि हमारा परिवार हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। पहले, सबसे पहले बच्चे को एक परिवार से जाना जाता है, फिर परिवार को उस बच्चे से जाना जाता है। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इवन अपने पार्टनर्स के साथ हमें कम्युनिकेशन,
तभी हम अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं, हेल्दीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस कैन लीड टू अ सेटिस्फाइड लाइफ। आलोक जी, जी, ऑल योर्स। मैं तो एकदम आपकी बात पूरी तरह से सुनने में लग गया था, और आपने जितनी भी बातें कही है, जो भी बातें आपने बताई है, जी आई एम फाइंडिंग कि वो 100% सही है। और मैं ये चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि उनकी आपने एक माँ बाप के रिलेशनशिप से लेकर फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को भी आपने एड्रेस किया। फिर उसके बाद हमने एक जो रिलेशनशिप होता है कि वी कैन से कि जो हमें इंटीमेसी या वी कैन जी से कि हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में हमें बता रहा हो, उस रिलेशनशिप के बारे में भी आपने बात किया। देन जी ऑल्सो यू टच्ड अबाउट द मैरिज, कि हम एक अगर बहुत ही सुंदर और सुखद जीवन जीना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ जीना चाहते हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो जी माँ बाप के मन में सबसे पहली बात यही हो जाती है, क्या हमारा, हम खुद अपने बच्चे को कम आंक लेते हैं, क्या हमारा बच्चा शादी कर पाएगा, क्या उसको ये पता है या नहीं पता है। हम देखते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्व किया है कि बच्चा ग्रोन अप हो गया है, नाउ द चाइल्ड इज 13 14 15 18, तब भी वो माँ जो है उसको पूरा फिजिकल हक दे रही है और बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा, बच्चा राइट माँ का प्यार नहीं समझ पा रहा। बच्चा हो सकता है कि वो सेक्सुअल टच राइट। फील करता हो। तो हम्म। वहां पर जो एक सेक्सुअलिटी एजुकेशन का जो एक गैप है, वो भी कभी कभी हमारे प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। वो बच्चे का जो वो टच करना, माँ के साथ टच करना, फिर क्या होगा अगर आप कहीं किसी ग्रुप में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, वही बिहेवियर उस बच्चे का होगा। और बिल्कुल। हो सकता है वो बच्चा प्यार से, हो सकता है वो बहुत ही इनोसेंटली किसी को हक किया हो, लेकिन अगले सामने वाले को वो बुरा लग सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो रिलेशनशिप को दर्शाती है, ना कि वहाँ प्रॉब्लम बिहेवियर को दर्शाती है। वहां हाँ पर एक जो माँ बाप का जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ, उसको दर्शाती है। कुछ इस पे जी। हाँ जी। हमारे देश में कहीं पर भी मैं कहूँगी, इंडिया में बहुत ज्यादा है। हमारा समाज बहुत रूढ़िवादी है, कह सकते हैं, बहुत कंजर्वेटिव है। यहाँ पर सेक्सुअलिटी एजुकेशन बचपन से ही नहीं दी जाती है, जी। और डिसेबल बच्चों को तो इससे बिल्कुल परे रखा जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन एक डिसेबल बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने ही नहीं है। वो नॉन सेक्सुअल है, उनमें कोई डिजायर्स नहीं है, तो इस तरह से वो दूरी रखी जाती है। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन सिर्फ सेक्सुअलिटी एजुकेशन सेक्स नहीं होता। वो सेक्स और सेक्सुअलिटी एजुकेशन दो अलग तरह की चीजें हैं। हाँ ठीक है, उसमें सेक्स भी शामिल होता है, पर सेक्सुअलिटी एजुकेशन में हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, रिलेशनशिप एजुकेशन भी होता है, पर्सनल स्किल्स भी सिखाते हैं, अपने खुद की पर्सनालिटी कैसे आपको इम्प्रूव करनी है वो सिखाते हैं, रिश्तों में बाउंड्रीज सिखाते हैं। बाउंड्रीज, जैसे आपने कहा कि वो हग की बात कही है, तो बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप बच्चे को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो टच है, ये टच माँ का टच है या एक अजनबी का टच है, तो वो जो जो हेल्दी और अनहेल्दी टच होता है जिसको कहते हैं, वो टच का डिफरेंस बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे को, वो समझाना। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट का डिफरेंस समझाना कि ये पब्लिक स्पेस है एंड ये प्राइवेट स्पेस। मैं जानती हूँ इंटेलेक्चुअली डिसेबल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जिनको होती है, उनको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। उनको एक तरीके से सिखाया जा सकता है, स्टोरीज के साथ, कॉमिक बुक्स के साथ, वीडियोस दिखाकर, और धीरे धीरे समय लग सकता है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि हम उनको सिखा नहीं सकते। वो बच्चे जब बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, वो पढ़ना लिखना सीख लेते हैं और बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, तो वो ये क्यों नहीं सीख पाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग है कि हम सिखा पाते हैं। प्लस माँ बाप को भी इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है, और देना चाहिए भी, स्पेशली अगर मदर्स अपने ग्रोन अप बॉयज के साथ नहीं उनको सिखा पाती हैं, तो फादर का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि फादर को रोल प्ले करना पड़ सकता है, वो सिखा सकता है। बॉडी में ग्रोथ होती है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस की वजह से नेचुरली, अगर लड़का है
तो बहुत सारी जो बॉडीली चेंजेस होती हैं, माओं को अजीब लग सकता है बच्चों को बताना, वो नहीं बता पाती हैं, खासकर हमारे समाज में नहीं बता पाती है। तो यहाँ पर एक फादर, एक स्पेशल एजुकेटर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसमें, कि बच्चों को वो सिखाया जा सके, वो बिहेवियर, वो बाउंड्री सिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और मैंने देखा है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं, जी जी। कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता नहीं होता। राइट। जाने अनजाने में हम उसको एक बच्चे की तरह, एक प्यार की तरह, हम अपने बेटे बेटी की तरह उसको हम एक्सेप्ट करके हम वो कहानी कर रहे हैं, हम उसके साथ वो बिहेवियर कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, बाद में धीरे धीरे वो बच्चा लर्न कर लेता है उस बिहेवियर को, और हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर की तरह बन जाए। फिर बाद में आगे चल के वो माँ बाप कहते हैं कि अरे ये तो आप जैसे समझा रहे हैं, आप जो प्रोफेशनल हैं, आप जो बोल रहे हैं बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, ये तो बोलना तो बड़ा आसान है, बच्चा तो मेरा है, हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन हम एज ए पेरेंट, जितने भी पेरेंट हैं यहाँ पर, मैं एक प्रोफेशनल सलाह देना चाहूंगा कि निप इनटू बड मतलब कि कोई भी जो प्रॉब्लम बिहेवियर स्टार्ट हो रहा है, आपको वहां पर भांफने की जरूरत है। अगर आपने नहीं भांफा है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर बन जाएगा आगे चल के, तो वो डेफिनेटली वो इतना विशाल रूप हो जाता है उस प्रॉब्लम बिहेवियर का कि फिर उसको हमें मैनेज करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो कोई भी चीज कहना या करना, जो भी चीज हम लोग बातचीत करें कि कहना अच्छा है, करना ये है, तो उसको पहले दिन से समझने की जरूरत है। और जब जागो तभी सवेरा। अगर आज आप जग रहे हैं कि ये बच्चे का जो प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम बिहेवियर की तरह हम इसको देख रहे हैं, तो हमें उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर हमने छोड़ दिया, एड्रेस नहीं किया, तो बड़ा दिक्कत होगा। क्या क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? कुछ कहना चाहते हैं? मैं जो बोला, किसी पेरेंट्स को कुछ कहना है तो मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपका, तो आप लोग कोई भी पेरेंट्स बोल सकते हैं। इवन कि एक निष्ठा का सवाल है, निष्ठा आप बोल सकती हैं, आपको कोई सवाल है आपका जो निष्ठा? जी सर, मैं मैम से जानना चाहती हूँ कि मैम ने बोला कि वी हैव टू कंट्रोल ऑन अवर एंगर, तो वो कैसे किया जाए? क्योंकि जब हमें, मान लीजिए हमारे अकॉर्डिंग कोई बात नहीं होती है, तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है तो ऐसे में हम कैसे अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं? क्या ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं? कुछ बताइए। हाँ जी, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है सभी को आता है। और मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए। कि बहुत सारी चीजें हैं, हम 10 सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं, या बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, नहीं रुक पा रहे हैं, तो घर में पिलोज लीजिए और पिलो की पिटाई कीजिए बहुत अच्छे से, तो सारी एनर्जी वहीं पर निकालिए। तो गुस्सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है एंगर मैनेजमेंट के लिए। हाँ, लेकिन कई बार गुस्सा इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए कि सामने वाले का हम नुकसान कर दें। गुस्सा जब आता है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सामने वाले को जितना दुख पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि हम अपना अपना जो एक तरह से भड़ास निकालना चाहते हैं मन से, तो उसके लिए तो कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। वही मैंने कहा आपको, बैकवर्ड काउंटिंग, ट्राई टू कंट्रोल योर ब्रेथ, डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, तो कुछ देर में अपने आप शांत हो सकता है गुस्सा। और जिस पे गुस्सा आ रहा है, सपोज हमें अपने पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी किस पे आ रहा है ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर पार्टनर पे आ रहा है या किसी पेरेंट पे आ रहा है, तो अगर हम सोच सकते हैं तो उस समय हम ये सोच सकते हैं कि इसने मेरे लिए अच्छा क्या क्या किया है, आज तक इसने मेरे लिए अच्छा क्या किया है। तो जब हम वो जब एडवांटेज डिसएडवांटेज जो अच्छाई और बुराई वो अगर तोलने लग जाते हैं ना, तो हमें अच्छाई ज्यादा दिखने लग जाती है उसने, कि अरे इसने मेरे लिए ये किया, ये सेक्रीफाइस किया, मेरी मदर ने आज तक मेरे लिए ये किया, तो वो गुस्सा पल भर में छू हो जाता है। तो आपको एक बैलेंस वे करना पड़ता है वहां पर। और मैं ये देखता हूँ कि गुस्सा आने का सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर आप हैसल में रहते हैं, आपका टाइम प्लान नहीं है, आपका ड्यूटी प्लान नहीं है, शेड्यूल प्लान नहीं है, या फिर आपने बहुत सारे चीज को सोच लिया है और उसमें से कोई एक भी चीज नहीं हो रहा है,
तो जो आपका सोचना मीन्स कि आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस बना रखा है और वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हो रहे हैं, तो आपको जब एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो उस अगले व्यक्ति की भी लिमिटेशंस और डीलिमिटेशन उसकी मजबूरी भी होती है कि हम उसके साथ देख के बनाए, पहली बात। और अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति ही ऐसा है कि आपको समझ नहीं पा रहा है या आपके लिमिटेशन और डीलिमिटेशन को समझ नहीं पा रहा, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। गुस्सा से ज्यादा होता है कि अगर हम वहां पर बैठ के उस चीज का समाधान निकालें तो गुस्सा कम हो सकता है। ओके। हेलो मैम, नमस्कार। आलोक सर नमस्कार। मैं सुभागिनी साहू फ्रॉम उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे या डाउन सिंड्रोम बच्चे, वो आपको हम सवाल करेंगे शादी के बारे में। जी। मेरा बच्ची तो बिहेवियर प्रॉब्लम से पार हो गई है। हम भी किसी से सलाह लेती थी, स्पेशल एजुकेटर के साथ हम स्कूल जाती थी बच्ची का साथ। वो जब बिहेवियर शुरू कर दिया था 16-17 में, ठीक है, और क्यों इसे होता है, तकिया को लेके जाती है, बाथरूम में जाती लेती है, लेकिन अभी थोड़ा बंद हो गया। अच्छा, वो शादी करने के लिए हम क्या सोच सकते हैं? ये लोग कुछ समझ पाएंगे या सेक्सुअल बारे में वो कुछ समझते हैं? हमारा मन में बहुत सवाल आता है। अच्छा, हम ये बच्ची के साथ क्या वही डाउन सिंड्रोम के साथ क्या इंटेलेक्चुअल के साथ करेंगे या नॉर्मल के साथ करेंगे? करने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हम लोग को भी एज होता जाता रहा है कि कौन इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेना तो होगा, क्योंकि हमारे बच्चे विदाउट सपोर्ट से वो नहीं आगे चल पाएंगे। वो बहुत सवाल होता है। हम मन में सोचते हैं छोड़ो, ये बच्चे को तो बहुत बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एडवोकेसी के लिए हम लोग बोलते हैं ये बच्चे को राइट से है, जो बड़ा होगा वो समझ पाएगा। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे का तरफ हम मानते हैं, नहीं छोड़िए, वो जैसे मेरा कंधे है, गुड़िया है, छोड़ दीजिए, हम शादी नहीं कराएंगे। लेकिन हम क्या गलत कर रहे हैं क्या इसका लाइफ में? एज ए मदर आपका डर, आपकी चिंता बहुत जायज है। आप एक माँ हैं और आपकी चिंता एकदम जायज है, मैं समझ सकती हूँ। कोई भी माँ को डर लगेगा, उसको लगेगा जब तक मैं हूँ उसे संभाल के रखूं, उसे बचा के रखूं। लेकिन आप माफ कीजिएगा, आप हमेशा नहीं रहने वाली हैं। yes. आप उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाली हैं। उसे इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। आप शादी तो पहले, उससे पहले आपको उसको इंडिपेंडेंट रहना सिखाना है कि वो अकेले कैसे मैनेज कर पाएगी। उसको बच्चा समझना बंद कीजिए। अच्छा, तो एक बड़े के जैसे ट्रीट कीजिए, एक बड़ी लड़की के जैसे ट्रीट कीजिए कि वो बड़ी हो गई है। बच्चा समझना बंद कीजिए। सबसे बड़ी गलती हम यही कर लेते हैं कि एक डिसेबल को हम हमेशा बच्चा समझ के रखते हैं। हाँ मैम। तो जब हम उसे बच्चा समझ के रखते हैं ना, तो वो इंसान खुद नहीं समझ पाता कि मैं सच में बच्चा हूँ या बड़ा हो गया हूँ। शरीर में जो इच्छाएं होती हैं, जो शरीर की इच्छाएं हैं, या जो भावनात्मक हमारी इच्छाएं हैं, जो इमोशंस हैं, भावनाएं, वो तो बड़ों की है। और अगर हम उनको बच्चा बनाकर रखते हैं तो उन्हें खुद ही समझ नहीं आता। उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई जैसे शुरू हो जाती है कि हम कौन हैं, उन्हें समझ नहीं आता। तो आप उसे पहले तो एक बड़े इंसान के जैसे समझिए। शादी एक सेकेंडरी चीज है। बहुत लोग दुनिया में शादी नहीं करते हैं, बहुत लोग अपनी मर्जी से शादी नहीं करते हैं। तो शादी जिंदगी का एक अल्टीमेट एम नहीं होता, एक लक्ष्य नहीं होता कि अगर शादी नहीं हुई तो हमारी जिंदगी सफल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, शादी जरूरी है। शादी से ज्यादा साथ जरूरी है किसी का। एक कंपेनियनशिप जरूरी है, साथ जरूरी है। शादी का क्या है, शादी आज होती है, कल टूट जाती है। 2 साल 3 साल 5 साल हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना उस चीज में। लेकिन सबसे पहले आप उसको इंडिपेंडेंट बनाइए। और ऐसा नहीं है कि डाउन सिंड्रोम है तो वो रिश्ते नहीं निभा सकती, वो निभा सकती है। डाउन सिंड्रोम जिनको होता है वो अपनी फैमिलीज बनाते हैं। अच्छा मैम, दोनों का शादी पे और तीसरा जो आएगा जी, वो क्या नॉर्मल आएगा ना इसे कुछ नहीं बोल सकते हैं? हाँ, वो तो आपको डॉक्टर बताएंगे। जेनेटिक काउंसलिंग होती है,
वो बताएंगे। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं हो सकता है। और अब आपने बोला कि नॉर्मल से शादी करें या डाउन सिंड्रोम जिसे है, तो आप उसे नॉर्मल और एबनॉर्मल बताना बंद कीजिए। अच्छा, नॉर्मल, सब नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल है इस दुनिया में। नॉर्मल ओके, एबनॉर्मल सिर्फ मशीनें होती हैं, इंसान नहीं होते हैं, इंसान सब नॉर्मल होते हैं। तो यस, वो भी हम कोई सामान खरीदने नहीं जा रहे हैं कि इस ब्रांड की चीज खरीदेंगे या उस ब्रांड की चीज खरीदेंगे। रिश्ता है, रिश्ते कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत। तो वहां पर अगर कोई जिसे डिसेबिलिटी नहीं है या कोई दूसरी डिसेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि आप डाउन हाँ, सिंड्रोम से मैच मेकिंग करें, कोई जरूरी नहीं। किसी दूसरी डिसेबिलिटी है या नॉन डिसेबल्ड है कोई, तो उससे अगर वो अपना तालमेल बैठ जाता है, उनकी सोच बैठ जाती है, एक साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या हर्ज होता है? कोई हर्ज नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, शाहू मैम और मैं, जी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि शादी उसके लिए जरूरत है ही नहीं। हाँ, लोग ये कहते हैं ना, शादी वो के लायक पेरेंट्स ही नहीं नहीं है डिसाइड वो। कर सकते, वो हाँ, पेरेंट्स हाँ, नहीं। और ये भी कहते हैं कि शादी करने से क्या उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ सवाल आपके मन में होता है कि ये रिश्ता निभा नहीं सही, पाएगा। शादी सही का सर, मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। शादी तो सबसे पहला एग्जैक्ट, एक सोशल बॉन्डिंग है, सोशल रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर बच्चा आपका बहुत ही सोशल है और सोशल आपके जितने आस पड़ोस लोग, आपके संबंधी सबके साथ उस बच्चे का सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो बच्चा तो पहला क्राइटेरिया पास कर गया कि ही इज ए वेरी जी, मच सोशल, he has the very much good हाँ, हाँ, habits. हाँ, Okay, एग्जैक्टली, यू आर राइट, then the second part is the यू आर legal. राइट, यू आर राइट, Second part is the legal. शादी हाँ, क्या है, एक लीगल बॉन्डिंग भी है, उम्र है उसके साथ, हाँ, बहुत सारा चीज है। तो हम अगर वो लीगल एग्जैक्टली सर, कंप्लायंसेस भी पूरा कर रहे हैं, उम्र प्रॉपर हो गई शादी करने लायक, अब वो हम उसके लायक लड़का ढूंढ रहे हैं, लीगली अच्छा लड़का हो, तो यू कैन डू इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड द थर्ड कंप्लायंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल। अगर हम बायोलॉजिकली, अगर हमारा शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना शादी के लायक है, हम उस पूरे कंप्लायंसेस को, हम उस पूरे पैरामीटर में फिट होते हैं, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम सेक्सुअली एरोज हो सकते हैं, अगर हम सारा चीज हमारा सही है, तो हमें हमारी शादी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हम इतने सारे, बच्चा आपका ये सारा पैरामीटर्स अगर पूरा कर पा रहा है, तब भी हम अगर उस बच्चे को कम आंक रहे हैं कि वो तो लायक ही नहीं है, तो बच्चे की गलती है या आपकी गलती है, ये सोचना पहले जरूरी है। हाँ, हाँ, सही, किसके सोच हाँ, में प्रॉब्लम है? बच्चे के सोच में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, सोच में एग्जैक्टली, एज ए पेरेंट हमारे सोच में प्रॉब्लम होता है कि हम उसको कम आंक रहे हैं। तो जब आप कम आंकना शुरू करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? फिर आगे चल के वो बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर में टर्न होता है, सेक्सुअल बिहेवियर में टर्न होता है, तब तो आप उसको लेकर फिर आप फिर पूरे जिंदगी भर जो है कि परेशान रहेंगे। हाँ, अगर आप सही बात सही है, समय पे सही इंटरवेंशन कर सकते हैं, अगर आपने सही एक तरीके से इवैल्यूएट कर लिया है, सही एक तरीके से सब चीज जान लिया है, तो शादी जो है कोई गैर कानूनी नहीं है, शादी कोई जो है इलीगल नहीं है, इल सोशल भी नहीं है, अनसोशल भी नहीं है। ठीक है, ये सिविलाइज्ड हो सकते हैं और होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आज नहीं 95 की बात कर रहा हूँ कि जो कुट्टी मैडम आई थी, 80 थेरेसा कुट्टी, एक बार प्रोग्राम वो 90s में एक रिसर्च की थी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छे से शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना घर बसा रहे हैं, परिवार हो रहा है उनका, बहुत आगे चल के काम कर रहे हैं। और इवन कि डाउन सिंड्रोम में भी बहुत ऐसे रिसर्च आ चुके हैं कि शादी हो सकती है। लेकिन आपको ये तीन जो पैरामीटर्स हमने दिया ना, सोशल, लीगल और बायोलॉजिकल, अगर आपका बच्चा ये फुलफिल कर रहा है, और तब भी अगर आप सोच रहे हैं कि वो समझ नहीं रहा है, उसके बारे में उसको पता नहीं है, तो हम ये बात क्यों करें, तो ये फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, बच्चे का क्वेश्चन मार्क नहीं है। हेलो जी, ओके, थैंक यू। हेलो सर। जी सर, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता था कि इज शी रेडी टू टेक द चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यस। जब ये चौथी चीज जो आपने तीन बातें कही, उसमें चौथी चीज ये है कि जब तक वो अपने घर में है, वहां पर उसका व्यवहार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। शादी होने के बाद में जब दूसरे घर पे जाते हैं, शादी होने के बाद में लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। क्या उसको हमने उसके लिए ट्रेन किया है कि यहाँ पर आप ये करते हो, वहां पर आपको ये भी करना होगा, ये भी करना होगा?
तो चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हमको शादी से पहले बहुत अच्छी तरह से उस बच्चे को ट्रेन कर देना चाहिए। थैंक यू सर। अभी मैं एक एग्जांपल, संगीता मैडम आप हैं क्या जुड़े हुए हमारे साथ अभी? संगीता मैडम, हमारा बेटा लोग सब शादी कर रहे हैं सर। हमारा ये इटली तो अभी लड़की के लिए खाली चिंता है। हाँ, तो आपको जो है जी संगीता मैडम आप जुड़ी हैं क्या? जी हाँ, जुड़ी हुई हूँ मैं। हाँ आप जो अभी जी हाँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ ये देना चाहती हूँ कि मैं एक स्टोरी मशवरा में मैंने भी एक शेयर किया था, सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर किया था, जो आज भी हमारे बीच में उस लड़की का मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत उस फैमिली को मैं रियली मैं उसके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ और हमारी टीम का भी करती हूँ। मतलब एक के प्रयास से कोई चीज संभव नहीं है। तो मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ, वो 2008 में उसका रिलेशन मतलब हमारे साथ मनोविकास के साथ हमने स्टार्ट किया था और आज वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का अभी 2 दिन पहले उसने एग्जाम कंप्लीट किया है और लास्ट 6 मंथ से उसको मतलब शी इज रेडी टू बिकम मतलब एक फैमिली वो बढ़ाना चाहती थी और उसके मन में ये चीज थी। तो उसने ये बात जो है अपने पहले पेरेंट्स को, मदर को स्पेशली शेयर किया, फिर उसकी मदर ने यहाँ आकर के हम लोगों के साथ बात की, फिर हम लोग की बहुत अच्छे से काउंसलिंग की और बहुत सारी बातें उनको बताई। तो आज वो रेडी है और उसका रोका भी हो गया है और नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक में उसकी शादी होने वाली है। और इनफैक्ट उसने अपने फियांसी के साथ भी मुझे उन्होंने वीडियो कॉल पे बात कराया और उन्होंने बहुत अच्छे से ये बोला कि रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरी तरह से एक फैमिली को तैयार करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं फैमिली तैयार करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो जो रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जैसे गुप्ता सर ने भी शेयर की, तो ये हमें पहले से पूरी तरह से उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है जैसे आभा मैम ने भी कहा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ भी अगर ऐसी चीजें तो हम आगे इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ तो लाइव मैं देख रही हूँ और हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है जो हमने यहाँ पर हम लोगों ने उस बच्चे के साथ किया। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, यस, नितिन कन्हैया जी आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू से समथिंग? ओके, कामना महेश्वरी जी आप अनम्यूट। हेलो सर। हेलो जी जी, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट फॉर थैंक यू योर अमेजिंग टॉपिक। आवाज हेलो हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर फर्स्ट टॉपिक। आपके जो टॉपिक होते हैं उसी से ही आइडिया लग जाता है आधे से ज्यादा पेरेंट्स को, तो कि आज हमारे अंदर जितनी भी जो खलबली मची होती है ना पेरेंट्स की, वो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो मैं तो सबसे पहले आपके टॉपिक को ही अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपके टॉपिक से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरा थैंक यू फॉर आभा मैम फॉर वंडरफुल सेशन। अगर शादी के बाद बच्चे का क्या होगा या शादी के बाद बच्चा एडजस्ट करेगा नहीं, तो पहले आप ये बताइए कितने पेरेंट्स एग्री करते कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है? पहली बात तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, और जब वो एक्सेप्ट करने लगते हैं तो सबसे ज्यादा जो संबंधों की बात चल रही है तो फैमिली में ही उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। केवल एक मदर रह जाती है एक बच्चे के पास। तो सबसे पहले हम अपने घर में ही उसको जगह देना स्टार्ट कर दें। दूसरा, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, कोई इसे देखे नहीं, उसे छुपाते हैं। शादी के बाद फैमिली में एडजस्ट करना तो बहुत अलग टॉपिक हो गया। आप अपनी फैमिली में अपने बच्चे को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कोई भी यहाँ पे पेरेंट्स अगर इस चीज को एग्री करता है तो मैं सैल्यूट करती हूँ। पेरेंट्स को आपस में अंडरस्टैंडिंग करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा ब्लेम मदर को किया जाता है। तो अगर हम अपना सबसे पहला प्रॉब्लम इसी को सॉल्व कर दें कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है, हम उसकी मानसिकता, उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें और उसके बाद उसको शुरू से हर चीज सिखाएं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़े जो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे शादी से पहले, शादी के बाद, ग्रोइंग एज, कुछ भी, प्लेइंग, सबके साथ उसको मेजोरिटी में जोड़ना और उसको एक एक टिप सिखाएंगे अगर हम बचपन से ही, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो शादी से पहले या शादी के बाद। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि एज अप्रोप्रिएट, जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है
उसकी एज के हिसाब से उसको आप चीजें सिखाएं, उसको फैमिली फंक्शंस में ले जाएं। उसको ये नहीं कि अपने दूसरे बच्चे को फैमिली फंक्शन में ले गए और डिसेबल बच्चे को छोड़ गए, इसीलिए क्योंकि वो आपको बच्चे शर्म आती है। नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि तो सोशलाइजेशन सिखाना बहुत जरूरी है, कि सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो बच्चा धीरे धीरे अपनी बॉडी इमेज को लेकर, अपनी उसकी बॉडी इमेज की वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन हो जाएगी वहां पर। Okay, we have the Shirley Manning. Shirley ji, can you speak your question yourself? Unmute yourself. Yeah. Abha ma'am, thank you. I'm really, I don't know what to say, enchanted, mesmerized with so many aspects of, the relationship, especially with our, आपकी साउंड कट रही है मैडम। I myself am a special educator. Is it okay now? Yeah, now it's okay. I am a special educator. I have a 24-year-old son on the autism spectrum and handle, these topics with friends and others. And I just wanted to thank you for all the, I'm really touched with every single aspect you touched in this webinar. I'm my pleasure. Enchanted. Thank you. And thank you, Mashwara, Alok sir, for all these series. I'm really enjoying them. Thank you. Thank you. Binay Bhatia ji, you want to say something? Yeah. Yes, sir. मैं बोलूं सर कुछ? हाँ, नमस्कार सर। अच्छा, एक मिनट नितिन को बोलने दीजिए सर। विनय जी। नहीं, आप पहले विनय सर बोले, कोई बात नहीं। विनय सर आप बोलिए। ठीक। मुझे पता नहीं था विनय सर हैं। विनय सर जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, आवा मैम नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो है ये उठाया गया है। सबसे बड़ी समस्या हमें यही आती है कि हम पेरेंट्स जो हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को और खास तौर से इंटेलेक्चुअल बच्चे उनको अगर हम शुरू से ही अगर उनके प्रति समर्पित हों, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, जैसे कि मैम ने कहा कि अपने साथ हमको हर जगह लेके जाए, जब तक वो सोशलाइज नहीं होंगे तब तक हम पेरेंट्स उनको कुछ भी नहीं सिखा पाते। मैं आपको अपने बेटे के बारे में ही बताता हूँ कि मेरा बेटा मल्टीपल डिसेबल्ड है, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, और उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब से वो पैदा हुआ है, हम परिवार ने उसको इतना मतलब सोशलाइज किया है कि आप उसको कभी देखोगे तो आप ये बता नहीं सकते कि इसको ये प्रॉब्लम है। उसको हर चीज़ समझ आ जाती है। हम उसको शुरू से हमेशा बाहर लेके गए, हमेशा अपने साथ रखा है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को वो हमेशा घर पे छोड़ के जाते हैं। मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने नॉर्मल बच्चों से अलग क्यों समझते हैं? उसके अंदर अगर कोई कमी है तो आप उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आज के ज़माने में, मेरा तो खैर 20-25 साल पहले की बात है जब इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती, तब से लेके आज तक मैंने जितना संघर्ष किया है। लेकिन आज की तारीख में जो अर्ली इंटरवेंशन के बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, 0 से 5 तक के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी अपने ऐसे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। अपने बच्चों को जो है दूरी बनाते हैं, समाज से दूरी बनाते हैं, अपने पड़ोसियों तक से दूरी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें शायद उनके मन में एक बात कर गई है कि समाज ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये एक हमारे पेरेंट्स की कमी है। अगर हम अपने बच्चों को अपने नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब ना सकें। जब एक बच्चा जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना जब कोई काम कर सकता है, आज वो 23 साल का बच्चा 80% अपने काम कर लेता है। इतना मतलब इंटेलिजेंट बच्चा हो गया है। तो इस प्रयास से हुआ है कि हमने, हमारी फैमिली ने, हमारे समाज ने, हमारे मोहल्ले ने, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, मुझे याद है कि मैं एक बार जेसी सर को दिखाने के लिए NIHH में गया था, छोटा था मेरा बच्चा, तो जेसी सर ने सब कुछ छोड़ के मेरे बेटे को देखा। वो दिन मुझे आज भी याद है
कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे एजुकेटर अपने ऐसे बच्चों के लिए बहुत समर्पित हैं। तो मैं उन सबका पिछले 20-25 सालों से जो मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया आलोक जी का, जिन्होंने एक ऐसा मंच देके एक पेरेंट्स, हजारों पेरेंट्स को ऐसी राह दिखाने की कोशिश करी है और हम लोगों को ये सिखाने की कोशिश करी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू विनय जी। सच बात है आलोक सर, यू आर ग्रेट। तनेजा साहब या नितिन साहब। जी बोलिए। नमस्ते आलोक सर। नमस्ते। जो आज गेस्ट हैं उनको भी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। ओके। ओके, एक तो थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब है। मुझे कल समझाया मेरी सिस्टर ने, जिसके लिए मैं चाहता था आबा जी का नंबर। उन्होंने कहा भैया मेरा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब लोग आपको गलत समझेंगे, आप इतनी जगह लिख रहे हो। तो मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। नहीं, आप अगर इतने सारे मैसेजेस की जगह अगर एक लाइन मेल में लिख देते कि मुझे मेरी सिस्टर के लिए बात करनी है, आपका टाइम भी बचता और आपकी एनर्जी भी बचती। कोई नहीं। अभी जो आप मुझे बहुत गुस्सा आता है, जैसे आपने कहा आपको गुस्सा आता है, तो ऐसा कुछ मैं अच्छी बातें करता हूँ, छोड़िए ये, चलिए सॉरी। कोई नहीं बताओ। गुस्सा आता तो आप कंट्रोल कैसे करते हैं नितिन जी? मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। न्यूयॉर्क से मेरे दोस्त ने बहुत कुछ भेजा था कि डीप ब्रीथिंग करो, दिस दैट, there are so many things he sent, and also he sent captions on those videos कि यार जैसे मुझे सुना ही नहीं देता ठीक से, तो उसने captions लिख के दिया था। तो बस एक मैं वैसे बोलूंगा कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज नहीं कर पाता और बहुत फीलिंग्स होती हैं। कोई बात नहीं, सॉरी। नितिन जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। जो आपके दोस्त हैं वो आपको इतना अच्छा गाइड करते हैं, आपके दोस्त आपका गुस्सा भी कम करने का तरकीब बताते हैं। तो जो आज मैडम जी ने बताई ना, आभा मैम ने एक बात बताई कि दोस्त होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं जिंदगी में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है। और ऑल द बेस्ट, आपका बहुत ही अच्छा सारा चीज रहेगा, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हम है ना आपके साथ दोस्त। चलिए। हाँ जी, मैं आबा जी के सारे कमेंट्स जो मैंने करे मैं डिलीट कर दूंगा। और कोई आबा जी को कोई भी जो इन्होंने बोला पीछे कि सोशल मीडिया में अगर कोई कुछ करता है तो साइबर क्राइम वाले होते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, जो भी बोला इन्होंने, तो वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपके लिए कह भी नहीं रही थी। मुझे लोग सब ब्लॉक भी कर दिया है। कोई नहीं। अच्छा सोनू, हम ऑन कर देंगे। सोनू बोला जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपको बोलना है कुछ, बोलिए। आप अनब्लॉक कर दो तो अच्छी बात है। अनब्लॉक कर दीजिए आप आलोक सर। हम है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। बस और कुछ नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्ते आबा जी। मैं दो चीजें की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। एक तो आपने शुरू में कहा एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट हमें ये इन जनरल है अपार्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी कि एडजस्टमेंट हम करते ही रहे, हमें मिले ना, तो उसका जो गैप बन जाता है, उसमें आपका क्या कहना है? मैंने एक साथ पे ये भी चीज बोली थी कि म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ से हो सकता। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज ये म्यूचुअल है, दोनों तरफ से दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक ही तरफ से होता है तो वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, अगर एक ही तरफ से होता है तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो पाती है। तो एडजस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल है। एडजस्टमेंट हर चीज में करनी पड़ेगी, डिसेबिलिटी के साथ तो बहुत करनी पड़ती है, विदाउट डिसेबिलिटी भी बहुत तरह की एडजस्टमेंट्स करनी। समाचार मध्ये ऑस्ट्रेलिया ना। दूसरा, मैं वापस डिसेबिलिटी और हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ मैं आपको थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। उसमें जैसे अभी व्यूअर्स बोल रहे हैं
पेरेंट्स का एक बड़ा समस्या रहता है। और मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स से पहले जब ग्रोइंग एज में भी बच्चा है, कोई इंडिविजुअल है, तो उनको बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सीखना आना चाहिए, उनको जानना आना चाहिए। तो क्या ये सब जो समस्याएं आती हैं, बहुत सारे हम डिसेबिलिटी सेक्टर में हैं, आप हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जब हम सोशल लाइफ में हैं। एक मिनट सोनू, अनम्यूट करो अपने। हाँ जी, अब बोलिए, अब शुरू से बोलिए जी। तो जब डिसेबिलिटी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, उनकी ग्रोइंग एज की बात करते हैं, शादी एक एस्पेक्ट है लाइफ का, उससे पहले जो हमारा जीवन है, कलेक्टिव जो चीजें हैं, तो पेरेंट्स इनोसेंट है, सबसे इनोसेंट पेरेंट्स है। उनकी समस्याएं विद इन फैमिली भी हैं, आउटसाइड सोसाइटी भी हैं, सोसाइटी भी हैं। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि घर से निकलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं और बोलते हैं हमने तो सर्टिफिकेट बनवाया। घर वालों को बताना होता है कि हम 2 दिन के लिए आउटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन विद इन सिटी रह के वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घर वालों को नहीं बताते। बाकी पेरेंट्स को, चाचा ताऊ को नहीं बताते कि बच्चा स्पेशल है। तो ये एक समस्या है जो हमारी सोसाइटी में पुराने टाइम से चली आ रही है। शायद पिछले 20 सालों में कुछ चेंज आया है 10%, और अगले 20 सालों में और 10% आएगा। सोसाइटी अवेयर हो रही है। तो आप एज एक्सपर्ट ऑफ द सेक्टर, आप ऐसी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, डू यू थिंक समथिंग इज रिलेटेड और समथिंग कुड बी रिलेटेड विद द आरपीडी एक्ट, जो सेफगार्ड करता हो, पेरेंट्स को हेल्प करता हो भाइयों से उलझने में, या सिबलिंग से जब एडजस्टमेंट्स करना है, तो कोई लीगल चीज है आरपीडी एक्ट में? या आरपीडी एक्ट हमें हर तरफ से सेव करता है, हर तरफ से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हर तरफ से करता है। जरूरत है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। आरपीडी एक्ट तो बन के तैयार हो गया, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, इवन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, या आपके साथ कोई क्राइम होता है या कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, इवन आपके लिए कोई गलत भाषा का इस्तेमाल कर देता है, तो उसके लिए इवन जेल भी है, फाइन भी, हर तरह से हमारी प्रोटेक्शन है। बट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है आरपीडी की? कौन सी सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है इसको पूरे देश में, कौन से स्टेट की? तो पूरी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होती है, हिंदुस्तान में यही तो प्रॉब्लम है, पॉलिसीज बहुत अच्छी बन जाएंगी, कागज पे सब कुछ बहुत अच्छा लिखा जाएगा, बट वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन? तो उसकी जैसे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी वो सेफ गार्ड होगा, क्यों नहीं होगा? तब तक हम लोगों को, आप जैसे काम करते हैं या आलोक जी करते हैं, तो हम लोगों को बस एक सोशल मीडिया रह जाता है, या अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया बोले या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोले, अगर वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं, अवेयरनेस देने के लिए, तो तभी हो सकता है, वरना अभी तो बहुत टाइम लगेगा हमें इससे बाहर निकलने के लिए। आरपीडी एक्ट इज वेरी गुड, उसमें मतलब अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो तो वो हमें सेफ गार्ड करता है। छोटी सी चीज, आपका एक पॉइंट, जैसे हम किसी को काउंसलिंग करते हैं तो कितना पर्सनल जाके हम उसको काउंसलिंग कर सकते हैं? काउंसलिंग में देखिए, अब किस तरह की काउंसलिंग, जैसे मैं ज्यादा करके मेरा रिलेशनशिप एंड सेक्सुअलिटी रिलेटेड काउंसलिंग रहती है, तो हम बहुत पर्सनल जा सकते हैं। मतलब हम किसी के बेडरूम में भी घुस सकते हैं बात करने के लिए, मतलब कि किस तरह से हम उन्हें उस तरह की चीजें सिखाते भी हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एजुकेशन। ये एक तरह की एजुकेशन है। अगर ये एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिले, इस एरिया में डिससेटिस्फेक्शन हो, तो इंसान की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ सकता है, इमोशनल हेल्थ पे बहुत असर पड़ सकता है। लग सकता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि मेरे शरीर की वजह से। लेकिन वहां भी मैनेजमेंट हो सकती है जब हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैनेजमेंट कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट इन आवर बेडरूम? तो वो हम उनको सिखाते हैं आर्टिफिशियल टॉयज के साथ, तो वो सिखाया जाता है। तो हम बहुत पर्सनल जा सकते हैं, हाँ, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो सिर्फ हम तक ही चीजें रहती है। नेचुरली हम उस चीज को पब्लिक नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, कि हमारे पास कौन आया, क्या उम्र थी, क्या प्रॉब्लम था, वो दैट इज वेरी मच कॉन्फिडेंशियल। बट यस, वी कैन गो इनटू लाइक वेरी प्राइवेट थिंग्स एंड वी गो। यस, ग्रेट। और जो काउंसलर होता है वो हमराज होता है। बिल्कुल, हमराज भी होता है। तो कभी भी वो हमराज का जो वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखनी चाहिए। हम
काउंसलर बनना, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस एंड इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस, अगर हम पूरे प्रोसेस को यूज कर रहे हैं तो हम तो कहीं भी किसी लेवल में जा सकते हैं। और बहुत टाइम लगता है, ये नहीं कि एक बार हुआ हम दवाई की पूड़ी लेकर आ गए और खा ली और हो गया, ऐसा नहीं होता जी। एक हमारे पास दुबई से मार्क है, मार्क का क्वेश्चन है, पीपल आर सो फोकस्ड ऑन हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग इन रिलेशनशिप, what they should do is focus on being happy, this is the need of the hour. Yes, so there is nothing right, nothing wrong, सब अपनी तरफ से सब सही है। हम कभी भी किसी को we should not say कि you are right or you are wrong. Everything is based on the principle, everything based on the theory, everything has a system. If you are going beyond the system, then it is right or wrong, we can find out. तो हमें जो सिस्टम है, जो एक रूल्स है, जो एक दायरा है, अगर हम उस दायरे में है तो कोई भी चीज राइट और कोई भी चीज रॉन्ग नहीं होता है। राजीव कपूर जी, यू वांट टू से समथिंग? राजीव कपूर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार आभा जी। नमस्कार। आपने जिस को छेड़ा है बहुत ही पहले तो मैं उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। सेकंड बात ये कि मेरा बेटा एपिलेप्टिक है, ही इज नॉट बाय बर्थ बट बाय डिजीज ही फेस प्रॉब्लम उसके साथ क्या है कि ये जो बात है सोशलाइजेशन की, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही सोचा था इस विषय के ऊपर, और मैं उस पे मैंने काम भी किया। मेरा बेटा फिजिकली ठीक है लेकिन मेंटली उसको प्रॉब्लम है। वो मेरे से उसका कोऑर्डिनेशन इज जीरो। प्रैक्टिकली उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने उसको मार्केटिंग करवाई, मैंने उसको मैं अपने फंक्शंस में लेके गया, उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो इंडिविजुअल है। एक तो हमारा वो सेपरेट एक ही बेटा है, आई हैव ओनली वन चाइल्ड, दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। उसके साथ क्या है कि वो कंपेयर करता है कि जो काम मैं करता हूं वो काम वो कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड साइन, मैं उसको बिल्कुल मानता हूं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या है कि ये लोग जब इंडिविजुअली हो जाते हैं तो फिर ये अपने माँ बाप से बिल्कुल अपना कनेक्शन उस समय वहां पे काट लेते हैं, और जब वो काट लेते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति वहां पर खड़ी हो जाती है जिसको मैंने ये बात कई बार ट्राई करके देखी है कि वो अगर हमारे साथ है तो वो तो उस समय तक रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको दूसरे बच्चे दिखेंगे या कोई और हमवसा दिखेगा कुछ और काम करता हुआ, ही गॉन ओवर देयर, एंड उसके बाद उसकी हमारे से कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो उस समय कुछ ऐसे स्टेजेस क्रिएट कर देता है जिसको संभालना मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। एक बारी हमने अपने बेटे को ट्राई करवाया कि ये अखबार को डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो अखबार वाले के साथ में मैंने उसके साथ ट्राई करा कि ये बस साथ चले, वो रबड़ बैंड उस पे चढ़ा दे, पेपर पे थ्रो करे। इसने एक लड़की को देख लिया और जस्ट इसको पता नहीं क्या उसके, वो तो मैं भी जानता हूँ कि हार्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के साथ। वो पेरेंट ने उसको समझा ही नहीं और उन्होंने एक ऐसी स्थिति मेरे लिए खड़ी कर दी कि मेरे को समझ ही नहीं आई। मतलब वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास गार्जियनशिप का लेटर है, मेरी पुलिस में अच्छी खासी थोड़े से रिलेशंस थे, एमएलए के पास मेरे रिलेशंस थे, वरना मतलब मेरे सामने ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बच रहा था टू मूव अवे फ्रॉम आवर रेजिडेंस। सो ये परिस्थितियों के लिए बच्चे का कुछ इसका जो मोमेंट है वो कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे से कोऑर्डिनेशन में बहुत कम है, लेकिन वो औरों के घर जाता है ऐसा नजर आता है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस विषय में थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो बच्चे के अंदर सर्कमस्टांसेस चेंजेस आ जाते हैं, कभी तो मैनेजेबल हो जाते हैं, कभी वो बिल्कुल अनमैनेजेबल हो पाते हैं, उसमें वो पेरेंट से कनेक्ट छोड़ देता है, और वो स्थिति मैं समझता हूँ बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि सड़क पे आप चल रहे हैं, आपने गाड़ी पार्क करी, आपने कुछ उसको डिशेस खिलाई, अब वो डिशेस खा के हम दोनों साइड पे आगे, वो बच्चा भी आ रहा है, एकदम वो पलट जाए, वो कहेगा मैं नहीं आ रहा जी, और वो उस समय उसके ऊपर रन करना शुरू कर दे या वो कहीं साइड लाइन पे आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो स्थिति बहुत ही खतरनाक है। थोड़ा ही मुझे आज आप बताइए प्लीज। जी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम, क्या इश्यूज आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम रेकमेंड करते हैं, जैसे बिहेवियरल काउंसलिंग होती है,
आपके आसपास में या जो भी हैं, या जैसे जैसे जो स्पेशल एजुकेटर्स कई बार वो भी कर देते हैं। सो बिहेवियरल काउंसलिंग करवानी बहुत जरूरी है उनको। और उनको मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि उनको बाउंड्रीज सिखाना कि हमारी ये सीमा है। जैसे आपने कहा कि वो लड़की के पीछे गया, मैं उस बच्चे को कसूर इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि उसकी एज है, उसकी बायोलॉजी है, वो बायोलॉजिकल इम्पल्सेस होती हैं उसको, वो होंगी। लेकिन हमें हमें उसको, घर वालों को या उसके ट्रेनर्स को, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे ट्रेन करने की। जैसे आप कहते हैं वो बाकी सब कुछ कर लेता है, तो वो ये चीज भी समझ पाएगा अगर आराम से समझाया जाए। और उसको एज अप्रोप्रिएट, उसे जैसे लगता है कि उसे कंपनी की, अपने उम्र के लोगों की कंपनी की ज्यादा जरूरत है, उसको दोस्तों की जरूरत है। तो अगर आप हो सके उसके फ्रेंड्स बनवाइए। आप उसे बाहर अकेले नहीं भेज सकते तो उसके फ्रेंड्स को घर पर बुलाइए, घर पर उनका गेट टुगेदर कीजिए 3-4 बच्चों का, या जो भी उसके एज अप्रोप्रिएट है। तो धीरे धीरे बिहेवियरल काउंसलिंग और बिहेवियरल जो चेंजेस वो लानी बहुत जरूरी है। क्या एज बताइए आपने मुझे उसकी? 23। ओके, हाँ, बड़ा तो हो गया है वो। तो उसे पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिकली ये बच्चे कुछ ऐसा बिहेवियर कर लेते हैं कि पेरेंट्स को काफी कई बार शर्मिंदगी होती है, मैं समझ सकती हूँ। तो आगे बस वही है, ट्रेनिंग की जरूरत है। आप इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आप कर लें और हो, इसमें टाइम लगेगा। जैसे आलोक जी ने बताया, काउंसलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसे बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत है उसमें। बिहेवियरल काउंसलर्स हम करते हैं ये काम। मैं इसमें एक चीज देख रहा हूँ कि हाउ इट हैज स्टार्टेड, हाउ द बिहेवियर हैज स्टार्टेड, वो जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं राजीव कपूर जी के साथ कैसा रहा होगा, बट Alok sir, thank you so much for calling me on. Hearing you, I'm
आपके मन में अगर कोई सवाल है, you can, you are most welcome, anybody. Okay, done. Great. And now I would like to tell you all कि आप लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं. So this is very good and great, and we are coming again on the 3 p.m. with online. We'll have some good practices of online training of the parents around the country. So also I can tell you, we have all Mashwara team, all the Mashwara family, all the Mashwara participant, we have taken the one objective, one goal, on the world International Day of Person with Disability by 3rd December 2020, we would like to achieve more than 5 lakhs our family members, viewers in this Mashwara. So please जो हमारे videos होते हैं उसको आप शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों से बातचीत कीजिए. अच्छा लगता है अगर हम सबसे मिलते हैं, हर जगह के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत मजा आता है. एंड देन आई विल गो फॉर द एनी लास्ट फाइनल रिमार्क्स यू हैव मैम. आभा मैम. नो, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, एंड इट वाज लाइक ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग हियर. तो बहुत अच्छा लगा, और जिस दिन मेरा वर्किंग डे नहीं होगा और मशवरा होगा, मैं जरूर आऊंगी. Great. Then I'll go to our expert, we can say the feedback guru expert and our mentor, Mr. J.C. Gupta sir. So what you want to say, what you want to suggest us, please sir. सर पहली बात तो ये है कि आज मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, बिकॉज मेरे यहाँ लाइट नहीं थी. ओहो. तो विदाउट लाइट नो इंटरनेट तो आप कहीं भी नहीं जा सकते. दैट वाज द ग्लिच. एंड जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, रिलेशनशिप में मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही हैं. एक चीज जो मैं कहूँगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी इज्जत नहीं करते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता है. तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानना, एक दूसरे की परेशानियों में साथ में खड़े रहना, ये बहुत आवश्यक होता है अगर वी वांट टू हैव ए हेल्दी रिलेशनशिप. वो कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ में हो सकती है, ब्रदर सिस्टर के साथ में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, क्रॉस जेंडर हो सकती है, कि आप मेल है फीमेल के साथ में हो सकती है. जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको बात नहीं बनेगी. दूसरा बहुत जरूरी है सेफ्टी, कि जब हम बच्चों को, जैसा भी बीच में बताया था कि भी वो आपने बताया था कि वो मदर को हैक कर लेता है, तो वहाँ सेफ्टी बहुत जरूरी है. रिस्पेक्टिंग फिजिकल डिस्टेंस, कि हमने हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है तो हक करना है, तो कितनी जोर से हक करना है, हक करते समय हमारा क्या एक्शन हो रहा है, तो वो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो हमको जरूर देखना है. देन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ नॉन वायलेंटली. जब आपको कुछ भी बात कहनी है तो उसमें वायलेंट नहीं होना है, कि नहीं मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं ये करूंगा, वो नहीं होना चाहिए. एक जो अभी एंगर की बात हो रही थी सर, उसमें मैं 1-2 चीजें और ऐड करना चाहता था, कि एक सबसे बढ़िया तरीका होता है लीव द सीन. सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आप दूसरी तरफ मुंह करके चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, घर से बाहर चले जाओ. कम आफ्टर 10-15 मिनट्स तो वो शांत हो जाएंगे, और आते वक्त कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज या उनकी जो फेवरेट डिश है वो आप लेके साथ में आ जाओ, ला करके उनको दे दो, तो वो गुस्सा जो है अलग चेंज हो जाएगा. दूसरा बात जो मैं कहना चाहता था कि डाइवर्ट द टॉपिक. इफ इट इज पॉसिबल कि जिस मुद्दे पे हमारी बात हो रही है और जिस बात पे वो गुस्सा हो रहा है, हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लें, टॉपिक उसके फेवर कर ले आए, तो भी बात हमारी बन सकती है. ट्रस्ट की बात हो चुकी है बहुत जबरदस्त. आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपना रिलेशनशिप नहीं रख सकते जिसके अंदर आपको विश्वास नहीं है. तो ट्रस्ट को क्रिएट करना, चाहे वो पेरेंट्स के साथ में है, चाहे किसी के साथ में भी है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, वहां पर बहुत जरूरी है. बाकी सपोर्ट, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, आजकल क्या होता है, लड़के का फोन आ गया, माँ ने देख लिया, और देखते ही
किसका फोन था, क्या कौन है, क्या करता है, कैसे है, क्या बात है। तो ये सब चीजें नहीं है। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, कामली ढंग से इसके बारे में बातचीत करके पता करना चाहिए कि वो क्या आपस में रिलेशन रखते हैं, कैसी उनकी फ्रेंडशिप चल रही है, क्या बातें कर रही हैं। तो ये इसके अंदर ना फैमिली सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। फैमिली सपोर्ट करेगी जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है उनको हेल्थ रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनके साथ में अब्यूज के लिए भी इनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि भाई ये आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो अब्यूज के लिए भी कर लेते हैं। तो पेरेंट्स की यहाँ पर सपोर्ट बहुत जरूरी है इन रिलेशनशिप के अंदर। बाकी तो हेड्स ऑफ टू आभा जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। एक चीज छूट गया था, नहीं छूटा नहीं था, कवर तो हुआ, लेकिन मैं जस्ट उसको समराइज करना चाहूंगा कि हमारे रिश्ते में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बुरा एक्सपीरियंस होता है, एब्यूजिव एक्सपीरियंस होता है। अगर हम उस एक्सपीरियंस से सीख ले सकते हैं और हम उसके बाद हम उस अपना कदम रखते हैं, तो हमारा जो अगला रिलेशनशिप होता है, जो आने वाला हम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप करते हैं, तो वो हमारा अच्छा हो सकता है। And this note, I would like to, it is my privilege and extend my heartfelt thanks on this 51 episode of Mashwara on behalf of Mashwara team and Manovikas family and entire fraternity of institution. First of all, I extend my most sincere thanks to Almighty, and on my own behalf, I extend very heartfelt thanks to my expert Abhaji. She is a good friend of Manovikas. I know always she is keeping smilingly she accept our invitation, लेकिन बहुत ही आप busy रहती हैं, मुझे पता है। So thank you very much for spending my pleasure. your Thank you so busy much. schedule to talk and grace today's Mashwara. So thank you very much for your informative address and gracing the Mashwara. And I have seen that you have shared the very good examples and opinions of the day. So that is great for our audience. I must mention my deepest sense of appreciation, and I would like to take this opportunity to record on my heartfelt thanks to JC Gupta sir. So thank you very much, sir, for coming and guiding us, mentoring us. And big thanks to our all volunteers, Adya, Namo Narayan, Amjad. I have seen, let me take the name, Shreyans. Then we have seen one more, हेमलता सूरी जी। आपने कहा कि हम भी मनोविकास के लिए वॉलंटियरशिप करते हैं। अगर आप कोई भी वॉलंटियरशिप करते हैं तो आप हमें जरूर लिखिए, वी विल टेक योर नेम एंड इवन वी विल ओपन दिस, बीच बीच में हम लोग इसके सर्टिफिकेट्स भी ओपन करेंगे कि आपको वॉलंटियर का भी सर्टिफिकेट मिले। और I also extend my thanks to my all staff for their enormous cooperation and organizing this episode of Mashwara. Rakhi for sign language interpretation, Kanishka for working on Facebook Live, Indra madam helping on the Zoom, Nisha madam for controlling, writing the content, Sushil, Dharamjit, Sangeeta madam, Ruby madam, thank you all, even Ritu. So everyone has contributed very well, and we are very much fortunate enough to backed by you all as a Manovikas family member, and salute your motivation and dedication. So finally, the wonderful guest and participants, our audience, your active participations with such a great affiliation with Mashwara is very incredible. So thank you so much for your active participation. Thanks a lot, one and all, directly or indirectly involved in this program. So thank you very much. आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का इस एपिसोड में मेजबानी करने के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से आभा जी का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आज जो एपिसोड में विशेषज्ञ के रूप में जेसी गुप्ता सर थे, हम वास्तव में आपकी सराहना करते हैं सर। हमारे जितने भी चेयरमैन, एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स जुड़े हुए थे, सभी सलाहकार भी बहुत सारे जुड़े हुए थे, वॉलंटियर्स भी बहुत सारे जुड़े हुए थे। आज आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केएन ओझा सर भी जुड़े हुए थे। सर आपका मैसेज मिलता है, मैं आपका करबद्ध हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी हमारे स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में जो हमारे सम्माननीय मेहमान हैं, प्रतिभागी हैं, आप सब सक्रिय भागीदारी के साथ जुड़ते हैं, इसलिए मशवरा चलता है। सो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, थैंक यू आभा मैन।
थैंक यू जेसी गुप्ता सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।